बोल दीजिएगा मुझे। आशीष कुमार वशिष्ठ द्वारा केएसजी तथा E10 IAS के मंच पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के कुछ अहम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मूलभूत बातें जो हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध की, जो फंडामेंटल्स हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध की, उस पर चर्चा हम करने जा रहे हैं। क्योंकि जब भी आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध के उत्तर लिखते हैं तो इन मूलभूत बातों को जानना आपके लिए आवश्यक है। जैसे कि बफर राज्य क्या है, फ्रंटलाइन राज्य क्या है। जब आप कहते हैं जनमत संग्रह, तो जनमत संग्रह का अर्थ क्या होता है, आत्मनिर्णय का अधिकार का क्या अर्थ है। तो इन सभी बातों की चर्चा हम करते हैं। अगर आप पाठ्यक्रम को देखते हैं सिविल सर्विस परीक्षा की, तो पाठ्यक्रम में जो आपका सम्मिलित है, सिलेबस में जो आपका सम्मिलित है, वो है भारत तथा पड़ोसी मुल्क के संबंध तथा भारत एवं अन्य विश्व के देशों के साथ संबंध जो है भारत के, वो भी सम्मिलित है। लेकिन इसी में आपको सम्मिलित है कुछ महत्वपूर्ण संगठन और उनके कार्य जो हैं वो उसमें भी सम्मिलित हैं। तो यह भी आपको जानना है कि उनके कार्य क्या है। एक जो पाठ्यक्रम में आपको लिखा गया है कि विकसित तथा विकासशील देशों की नीति जो भारत के राष्ट्रीय हित को प्रभावित करती है, वो भी इसमें सम्मिलित है। तो आज सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि मूलभूत बातें जो हैं, फंडामेंटल्स जो हैं, बेसिक्स जो हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के, वो हैं क्या। सबसे पहले यहाँ पर देखा जाता है कि जब हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मतलब होता है कि यहाँ पर न केवल दो राष्ट्र के संबंधों को देखा जाता है, बल्कि दो राष्ट्रों की निर्भरता को भी देखा जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई भी राष्ट्र हो तो वह पृथक रूप से कार्य नहीं कर सकता, पृथक रूप से विश्व में नहीं रह सकता, उसे दूसरे राष्ट्र पर निर्भर होना ही होगा। तो यह देखा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में दो देशों के मध्य ही संबंध नहीं होता, बल्कि दो देशों के मध्य निर्भरता भी देखी जाती है। और यहां पर उद्देश्य क्या है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का? सबसे बड़ा उद्देश्य जो है उसका, वो है राष्ट्रहित। कभी कभी यह पूछा भी जा सकता है कि, और खास करके आपको जब साक्षात्कार होता है तो यह भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रहित आप किसे कहते हैं। तो राष्ट्रहित का अर्थ है कि वो सारे उद्देश्य जिसके लिए एक राष्ट्र निरंतर प्रयास करता है, उसे राष्ट्रहित कहा जाता है। लेकिन राष्ट्रहित को हम दो रूपों में देख सकते हैं, हम दो रूपों में देख सकते हैं। एक को कहा जाता है प्राथमिक राष्ट्रहित, और प्राथमिक राष्ट्रहित का मतलब है कि यदि मान लीजिए कि राज्य यह प्रयास करे या राष्ट्र यह प्रयास करे कि उसकी भौतिक, उसके सांस्कृतिक या फिर उसके राजनीतिक पहचान को कायम रखा जाए, और उस पहचान को कायम रखने के लिए जितने भी प्रयास राज्य द्वारा किए जाएंगे, उसे कहा जाएगा प्राथमिक राष्ट्रहित। और जब आप कहते हैं द्वितीयक राष्ट्रहित, तो द्वितीयक राष्ट्रहित का अर्थ है कि उस राज्य के जो नागरिक विदेशों में रह रहे हैं, उनका संरक्षण जरूरी है, उनकी सुरक्षा जरूरी है। तो उनकी सुरक्षा को हम कहेंगे द्वितीय राष्ट्रहित। उनकी सुरक्षा कायम रखने के लिए जो प्रयास किए जाएंगे, उन उद्देश्यों को हम कहेंगे द्वितीय राष्ट्रहित। और एक जो उपागम है, इसे आप अच्छी तरह से जानिए कि एक सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का, उपागम नहीं, उसे सिद्धांत ही हम कह सकते हैं। और सिद्धांत यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मित्र स्थायी नहीं होते, मित्र जो हैं वो स्थायी नहीं होते, और हर हमेशा राष्ट्रहित ही स्थायी होता है। मित्र बदलते रहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। यदि आप देखेंगे तो रूस जो भारत का मित्र रहा है, वर्तमान में भी मित्र रहा है, लेकिन प्राथमिकता भारत की बदल गई। प्राथमिकता अब हो गई अमेरिका, प्राथमिकता अब हो गई इजराइल के साथ संबंध। तो प्राथमिकताएं देश की बदलती है और उसी अनुरूप मित्र भी बदलते हैं। एक तो ये बात जानना है कि राष्ट्रीय हित किसे कहते हैं और मूल तत्व जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का वो क्या है। अब यहां पर एक आपको जानना अनिवार्य यह है कि जब हम कहते हैं राज्य और राष्ट्र, तो राज्य और राष्ट्र के मध्य अंतर क्या है। सबसे पहले हम लेते हैं राज्य, जिसे हम कहते हैं स्टेट, राज्य। और राज्य के चार मूल तत्व होते हैं, चार मूल तत्व होते हैं। पहला जो तत्व है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसे हम कहते हैं जनसंख्या, पहला तत्व है। दूसरा जो तत्व है उसे हम कहेंगे
क्षेत्र, टेरिटरी। तीसरा जो तत्व है उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट, सरकार। और चौथा जो तत्व है उसे हम कहते हैं संप्रभुता, सॉवरेनिटी। और संप्रभुता जब हम कहते हैं तो इसका अर्थ है कि यह जो राज्य का तत्व है, इसके अंतर्गत राज्य को सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है। और सर्वोच्च शक्ति जो प्राप्त है राज्य को, तो संप्रभुता दो तरह की हो सकती है। एक संप्रभुता को हम कहते हैं आंतरिक संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता का मतलब है कि यदि मान लीजिए राज्य की सर्वोच्च शक्ति उसके पूरे क्षेत्र पर विद्यमान हो, तो वैसे संप्रभुता को हम कहेंगे इंटरनल सॉवरेनिटी या फिर आंतरिक संप्रभुता। राज्य के पूरे क्षेत्र पर यह सर्वोच्च शक्ति राज्य का विद्यमान है। और दूसरा जो संप्रभुता होता है उसे हम कहते हैं बाह्य संप्रभुता, बाह्य संप्रभुता। और यह जो संप्रभुता है जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल सॉवरेनिटी, इसका अर्थ है यह कि यदि मान लीजिए कि राज्य दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित करता है, यदि राज्य अपनी विदेश नीति को निर्धारित करता है, तो राज्य अपनी विदेश नीति को निर्धारित करने में या दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करने में किसी भी तरह के बाह्य दबाव के अंतर्गत नहीं आएगा। और तभी कोई राष्ट्र आंतरिक और बाह्य रूप से संप्रभु हो सकता है। तभी कोई राष्ट्र आंतरिक तथा बाह्य रूप से संप्रभु हो सकता है। यहां पर एक चीज जो आपको जानना है वो यह भी है कि जब हम कहते हैं राष्ट्र, तो राष्ट्र का अर्थ क्या है? नेशन। इसका अर्थ क्या है? देखिए, अंग्रेजी शब्द जो नेशन है वो लैटिन के शब्द नेटस से आता है। ये नेटस से लिया गया है और इसका अर्थ होता है जाति, इसका अर्थ होता है जन्म, बर्थ या फिर रेस। और जब हम कहते हैं राष्ट्र, तो राष्ट्र का अर्थ है कि यह लोगों का एक ऐसा समूह है जहां परंपराएं एक जैसी हैं, जहां रीति रिवाज एक जैसे हैं, जहां धर्म एक जैसा है, जहां भाषा एक जैसी है। तो ऐसे लोगों के समूह को हम कहते हैं राष्ट्र। ऐसे लोगों के समूह को हम कहते हैं राष्ट्र। और मान लीजिए कि कहा जाता है कि राष्ट्र ऐसा ही समूह है लोगों का। और अगर वास्तविक रूप से यदि हम देखते हैं तो भारतवर्ष को ही लेते हैं, और भारतवर्ष में हम देखते हैं कि भारतवर्ष में कई राष्ट्र हैं, वास्तविक रूप में कई राष्ट्र हैं। जैसे अगर मुसलमानों को कहा जाए तो वो एक पृथक राष्ट्र है, हिंदुओं को कहा जाए तो वो पृथक राष्ट्र है, सिखों को कहा जाए तो वो पृथक राष्ट्र है, ईसाइयों को कहा जाए तो पृथक राष्ट्र है। लेकिन भारत में क्या है कि ये जो सारी विविधताएं विद्यमान हैं, उसके उपरांत भी भारत एक राष्ट्र के सिद्धांत पर आधारित है। इंडिया बिलीव्स इन वन नेशन थ्योरी। भारत एक राष्ट्र के सिद्धांत पर आधारित है। और जब कहा जाता है कि ऐसा कोई भी राज्य जिसमें अनेकों राष्ट्र हों, जिनमें अनेक विविधता हो, लेकिन वह एक राष्ट्र के सिद्धांत पर आधारित होगा, तो वैसे राष्ट्र को कहते हैं हम बहुलवादी राष्ट्र। ये याद रखेंगे, इसे हम कहते हैं बहुलवादी राष्ट्र। बहुलवादी राष्ट्र को इंग्लिश में कहा जाता है प्लूरलिस्टिक स्टेट। ये बहुलवादी राज्य। तो भारत को जिस श्रेणी में रखा जा सकता है वो श्रेणी है बहुलवादी राज्य का श्रेणी। यदि आप देखते हैं कि किसी भी प्रकार के समझौते जब होते हैं भारत और रूस के मध्य, तो समझौते का एक बहुलवादी आधार होता है। इसका अर्थ यह है कि दोनों ही राज्य जो हैं वो बहुलवादी राष्ट्र हैं। दे आर प्लूरलिस्टिक नेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसमें देखा जाता है कि एक थ्योरी है और जब एक सिद्धांत है जो जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा दिया गया। जॉन स्टुअर्ट मिल ने एक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था ऑन लिबर्टी, और उदारवादी माने जाते थे, लिबरलिस्ट है, उदारवादी। तो उन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा, वो रचित पुस्तक है जिसका नाम है ऑन लिबर्टी। और ऑन लिबर्टी में उन्होंने क्या किया है कि एक सिद्धांत दिया है जिसे कहा जाता है, और एक अधिकार है वास्तविक में, जिसे कहा जाता है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, हिंदी में यदि इसका अनुवाद हम करते हैं तो इसे कहा जाता है आत्म
निर्णय का अधिकार, आत्मनिर्णय का अधिकार। और आत्मनिर्णय का अधिकार का अर्थ यहां पर यह है कि जॉन स्टुअर्ट मिल का मानना था कि यदि हम देखें तो ऐसे राज्य जहां कई राष्ट्र हों, और वो बहुलवादी राज्य की ही बात कर रहे हैं, ऐसे राज्य जहां कई राष्ट्र हों, वहां पर जितनी भी संस्थाएं हैं वो निष्पक्ष होकर कार्य नहीं कर सकती, निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं कर सकती। तो यदि निष्पक्ष रूप से संस्थानों को काम करना है तो ऐसे राष्ट्र से पृथक होना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि प्रत्येक राष्ट्र को आत्मनिर्णय का अधिकार होना चाहिए। और आत्मनिर्णय के अधिकार को जब हम परिभाषित करते हैं तो इसका अर्थ है कि उस राष्ट्र को यह अधिकार होगा कि वह राष्ट्र किस देश, किस क्षेत्र के साथ संबद्ध हो, के साथ जुड़े, या फिर अगर चाहे तो वह राष्ट्र पृथक भी रह सकता है, पृथक भी रह सकता है। ऐसे राष्ट्र को ऐसे अधिकार को कहा जाता है आत्मनिर्णय का अधिकार। और आत्मनिर्णय के अधिकार को जब अगर देखा जाए, अगर वास्तविक रूप में यदि देखा जाए, और उनका कहना मानना भी था जॉन स्टुअर्ट मिल का कि सभी राष्ट्रों को यह अधिकार मिलना ही चाहिए, तो अगर इस अधिकार को देखते हैं तो जितने भी परिसंघ हैं, जितने भी फेडरेशन हैं, वो विखंडित हो जाएंगे, वो विखंडित हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे। और भारतवर्ष के लिए इस तरह का अधिकार देना सभी राष्ट्रों को संभव ही नहीं है, क्योंकि भारत की यदि अखंडता, क्षेत्रीय अखंडता बरकरार रखनी है तो उसके लिए आवश्यक है कि इस प्रकार का अधिकार सभी जो राष्ट्र हैं भारतवर्ष में, और हम तो राष्ट्र की बात ही नहीं करते, भारतवर्ष में राष्ट्र की बात ही नहीं होती, क्योंकि भारत को माना जाता है कि भारत एक राष्ट्र है, बहुलवादी राज्य है तो एक राष्ट्र है, यहां एक राष्ट्र का सिद्धांत है। यहां पर कभी कभी आप देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पाकिस्तान द्वारा यह मांग की जाती है कि आत्मनिर्णय का अधिकार जो है कश्मीरी लोगों को दिया जाना चाहिए, कश्मीर को दे दिया जाना चाहिए। और यह मांग जो है वह 1948 से ही चला आ रहा है, और मांग जो आधारित है वह यूएन के एक प्रस्ताव पर, संयुक्त राष्ट्र संघ के एक प्रस्ताव पर आधारित है। एक नॉन्गटन प्लान था संयुक्त राष्ट्र संघ का, जिसके अंतर्गत यह कहा गया था कि कश्मीर के लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार दे दिया जाए, वहां जनमत संग्रह कराया जाए। तो यह अधिकार दिया गया, यह अधिकार देने की बात की गई थी। पाकिस्तान निरंतर मांग करता रहा है कि कश्मीर के लोगों को इस तरह के अधिकार दिए जाएं, लेकिन समस्या यह है कि जब हम कहते हैं कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, आत्मनिर्णय का अधिकार, तो इस आत्मनिर्णय के अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगा हुआ है, कुछ इसकी सीमाएं हैं जिसके अंतर्गत ही आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदत्त किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। और अगर सभी राष्ट्रों को आत्मनिर्णय का अधिकार हो तो परिसंघ टूट सकते हैं। तो कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने, उन्होंने क्या किया कि इस अधिकार पर कुछ सीमाएं लगा दी, और सीमाएं जो लगाई गई हैं इस अधिकार पर वो यह है, जैसे गार्डनर हैं, गिलक्रिस्ट हैं, उन्होंने सीमाएं यहां पर स्थापित की, और ये सीमाएं जो हैं वो यह है कि इस तरह का अधिकार तभी प्रदत्त किया जाना चाहिए जब मान लीजिए कि किसी राज्य ने उसके क्षेत्र के अंतर्गत बस रहे राष्ट्र पर इस तरह की कार्रवाई की हो, इस तरह का प्रयास किया हो कि उस राष्ट्र की परंपराएं, उसकी रीति रिवाज के विरुद्ध यह कार्रवाई जाती हो, और उनके नैतिक तत्वों के विरुद्ध वो कार्रवाई हो, तब ही यह अधिकार उस राष्ट्र को दिया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तभी यह अधिकार उस राष्ट्र को दिया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो एक तरह का आप देखेंगे कुछ सीमाएं हैं इस अधिकार के लिए। यहां पर यदि हम इसकी चर्चा करते हैं, यदि हम सिर्फ आत्मनिर्णय के अधिकार की चर्चा करते हैं, तो आत्मनिर्णय का अधिकार या फिर जनमत संग्रह या फिर लोकमत, ये सभी जो हैं वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के सिद्धांत हैं। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में कहीं भी इस तरह के प्रयासों का स्थान नहीं है, कहीं भी इस तरह के प्रयासों का स्थान नहीं है। और यहां पर आप देखते हैं कि अगर भारत आत्मनिर्णय के अधिकार को अस्वीकार करता है तो उसका
कुछ मूल कारण भी है, और कारण यह है कि भारत के सरकार को आपने कभी भी ऐसा नहीं पाया होगा कि वो कश्मीर के लोगों के विरुद्ध जाता है सॉरी या उसकी परंपराओं के विरुद्ध है, उनकी रीति रिवाजों के विरुद्ध है, ताकि वहां के जो नैतिक मूल्य हैं उनके विरुद्ध में वादर चला जाए। तो ये इस तरह के अधिकार को नकार दिया जा सकता है। यहां पर दो चीजें आपको जानना है। एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं रेफरेंडम, लोकमत। यद्यपि हिंदी में दोनों ही के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया कभी कभी जाता है, जिसे हम कहते हैं जनमत संग्रह, और दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं प्लेबिसाइट, जनमत संग्रह। तो एक को आप मान सकते हैं पृथक रूप, इन दोनों ही शब्दों को पृथक करने के लिए लोकमत, और दूसरे को मान सकते हैं आप जनमत संग्रह, जनमत संग्रह। यदि जब कहते हैं पहला रेफरेंडम, लोकमत, तो इसका अर्थ है कि मान लीजिए किसी देश की विधायिका कोई कानून पारित करती है, और जब भी कानून पारित करती है तो यह आवश्यक है कि उस कानून का अनुमोदन वहां की जनता के द्वारा हो, वहां की जनता के द्वारा हो। तो उस कानून को पारित करने के उपरांत लोगों का सहमति अनिवार्य है, और लोगों की सहमति के लिए लोगों के सम्मुख जब इस प्रस्ताव को रखा जाता है तो उसे हम कहते हैं रेफरेंडम, लोकमत। लेकिन यदि मान लीजिए कि लोगों का मत किसी राजनीतिक प्रश्न के लिए हो, तो उस प्रस्ताव को हम कहते हैं जनमत संग्रह। इसका अर्थ है कि यदि लोकमत किसी राजनीतिक प्रश्न पे किया जाता है तो उसे हम कहते हैं जनमत संग्रह, और प्लेबिसाइट या जनमत संग्रह के अंतर्गत ही आत्मनिर्णय का अधिकार आता है। इसके अंतर्गत ही आत्मनिर्णय का अधिकार आता है। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं यहां पर कि अगर जब परिसंघ की बात की जाती है, फेडरेशन की बात की जाती है, तो फेडरेशन कितने प्रकार के होते हैं? क्योंकि यदि मान लीजिए जब हम अपने उत्तर में उल्लेख करते हैं, और खास करके यदि शीर्षक हो भारत चीन संबंध, और वहां पर आंतरिक समस्याएं चीन की आ रही हैं, आंतरिक समस्याएं चीन की आ रही, तो एक प्रमुख समस्या जो चीन की है वो है जिंगजियांग प्रांत की समस्या। और जिंगजियांग प्रांत की समस्या को यदि आप देखते हैं तो इसे कहा जाता है कि यह प्रांत जो चीन का है वो एक महासंघ के रूप में है, महासंघ या कॉन्फेडरेशन के रूप में है। तो दरअसल इस महासंघ का अर्थ क्या है ये आपको जानना है। और यदि मान लीजिए कि हम कहते हैं सोवियत संघ, तो सोवियत संघ भी एक महासंघ था, एक कॉन्फेडरेशन था। तो यहां पर आपको जानना है कि परिसंघ जो होते हैं, फेडरेशन जो होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, और कितने प्रकार के हैं तो उसका अर्थ अलग अलग क्या है। अगर परिसंघ को देखते हैं आप, फेडरेशन, परिसंघ, तो परिसंघ की सबसे जो मूल बातें हैं, तीन यहां पर मूल तत्व परिसंघ के होते हैं। एक तो है यहां पर कि शक्तियों का विभाजन होता है, डिवीजन ऑफ पावर, और शक्तियों का विभाजन होता है केंद्र तथा राज्यों के मध्य। ये आप याद रखें कि शक्तियों का पृथक्करण जब होता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, तो सेपरेशन ऑफ पावर परिसंघ के अंतर्गत नहीं होता। डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन होता है परिसंघ के अंदर। शक्तियों का पृथक्करण जो होता है वो होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, कभी भी इसमें नहीं। तो यहां पर है कि शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर, इसमें सबसे पहली तत्व। और दूसरा यहां पर है कि यहां पर एक लिखित संविधान होना चाहिए। लिखित संविधान अनिवार्य है, क्योंकि लिखित संविधान से ही पता चलता है कि राज्य को क्या शक्ति है और केंद्र को क्या शक्ति है। और तीसरी बात जो यहां पर यह है वो ये है कि यहां पर एक सर्वोच्च न्यायालय भी होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता भी है। और सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता, एपेक्स कोर्ट की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यदि मान लीजिए राज्य और केंद्र के मध्य मतभेद हुआ तो इस पर फैसला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही सुनाया जा सकता है। उस मतभेद को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही दूर किया जा सकता है। तो परिसंघ के तीन मूल बातें हैं, लेकिन यहां पर आप देखते हैं कि परिसंघ जो है वो तीन प्रकार के भी हो सकते हैं। एक परिसंघ जो है इसे हम कहते हैं सेंट्रीपेटल फेडरेशन। सेंट्रीपेटल फेडरेशन, हिंदी में हम इसे कहेंगे अभिकेंद्र परिसंघ।
और अभिकेंद्र परिसंघ का अभिप्राय यह है कि यदि मान लीजिए कि पृथक रूप से कई राज्य स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे और एक समझौते के अंतर्गत उन्होंने एक परिसंघ का निर्माण किया, और इस परिसंघ में यदि हम देखते हैं तो शेष शक्तियां, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेसिड्यूरी पावर्स, शेष शक्तियां वो राज्य के अधीन है, तो ऐसे परिसंघ को हम कहते हैं अभिकेंद्र परिसंघ। ऐसे परिसंघ को हम कहेंगे सेंट्रीपेटल फेडरेशन। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अमेरिका, सबसे अच्छा उदाहरण है अमेरिका। दूसरे जो परिसंघ है उसको हम लेते हैं, और इस परिसंघ को कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फेडरेशन, अपकेंद्र परिसंघ। और अपकेंद्र परिसंघ का अर्थ है कि मान लीजिए कोई एकात्मक शासन व्यवस्था है, एकात्मक शासन व्यवस्था, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे ब्रिटिश इंडिया एकात्मक शासन व्यवस्था थी। प्रशासनिक रूप से कार्य करने के लिए अगर देखिएगा तो ब्रिटिश राज्य जो था, ब्रिटिश भारत जो था, उसे कई प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था। तो यदि एकात्मक कोई व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था एक परिसंघ में परिवर्तित हो जाती है, एक परिसंघ में परिवर्तित हो जाती है, तथा यहां जो प्रांत थे वो राज्यों में परिवर्तित हो जाते हैं, यहां जो प्रांत थे वो सारे राज्यों में परिवर्तित हो जाते हैं, तो ऐसे परिसंघ को आप कहेंगे अपकेंद्र परिसंघ, सेंट्रीफ्यूगल फेडरेशन। और यहां पर यदि आप देखते हैं तो शेष शक्तियां कहां विद्यमान हैं? शेष शक्तियां यहां पर केंद्र के अधीन होती है। आपने देखा सेंट्रीपेटल में, अभिकेंद्र परिसंघ में शेष शक्तियां जो है राज्यों के अधीन है, यहां पर शेष शक्तियां केंद्र के अधीन है। तीसरा जो होता है उसे हम कहते हैं कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन का अर्थ है, इसे हिंदी में हम कहते हैं महासंघ। और महासंघ को एक कमजोर संघ भी माना जाता है, लूज फेडरेशन भी माना जाता है। महासंघ को हम एक कमजोर संघ भी मानते हैं, और कमजोर संघ इसलिए कहा जाता है कि यहां पर स्वायत्त राज्य जो थे, स्वतंत्र राज्य थे, स्वायत्त नहीं स्वतंत्र राज्य थे, वो मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। लेकिन यह संघ का निर्माण जो है कुछ निहित उद्देश्यों के लिए ही किया गया है, कुछ उद्देश्यों के लिए, सभी उद्देश्यों के लिए कभी नहीं किया जाता, कुछ उद्देश्यों के लिए ही किया गया है, जहां सभी इकाई जो हैं, सभी राज्य जो हैं, उन्हें यह अधिकार है कि वो कभी भी स्वतंत्र हो सकते हैं। तो स्वतंत्रता का अधिकार उन सभी राज्यों को होता है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो ऐसे परिसंघ को हम कहेंगे महासंघ या फिर कॉन्फेडरेशन। तो तीन तरह के परिसंघ होते हैं, आपने देखा अभिकेंद्र, अपकेंद्र परिसंघ तथा महासंघ। आगे यहां पर कुछ टर्म्स आपको जानना है। पहले एक टर्म जो आपको है जानना वह है कि यदि हम कहते हैं पूंजीवाद, व्यक्तिवाद, नकारात्मक उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद, लोक कल्याणवाद, तो इन सब टर्म्स का क्या अर्थ है? देखिए, यदि हम 400 वर्ष के पहले के अवधि को देखते हैं, 400 वर्ष के पहले के अवधि को देखते हैं, तो उदारवाद की शुरुआत यहां से होती है। उदारवाद, लिबरलिज्म की शुरुआत यहां से होती है। लेकिन यह उदारवाद जो जिसकी शुरुआत यहां से होती है, उसे हम कहते हैं नकारात्मक उदारवाद, नेगेटिव। इसे नकारात्मक उदारवाद इसलिए किया जाता है क्योंकि यदि राज्य को देखते हैं तो राज्य के दो प्रमुख कार्य होते हैं। एक कार्य जो है उसे कहा जाता है अनिवार्य कार्य, और अनिवार्य कार्य का अर्थ है यदि राज्य विधि व्यवस्था के लिए कार्य करे, उसे हम कहते हैं कानून व्यवस्था के लिए कार्य करे। तो कानून व्यवस्था के लिए जब राज्य कार्य करता है तो उसे हम कहते हैं अनिवार्य कार्य। और ऐसे राज्य को हम कहते हैं पुलिस राज्य, जब मात्र वो एक ही कार्य कर रहा है और वो है कानून एवं व्यवस्था को कायम रखना, लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखना। तो ऐसे राज्य को कहा जाता है पुलिस राज्य। और उदारवाद की जब शुरुआत हुई थी तो उसका अर्थ है कि उदारवाद की शुरुआत में राज्य की शक्तियों को सीमित किया गया, और शक्तियों को सीमित किया गया तो एक सिद्धांत के अंतर्गत, जिस सिद्धांत को हम कहते हैं लैसेस फायरे, लैसेस फायरे के सिद्धांत के अंतर्गत इसे सीमित किया गया। और लैसेस फायरे का सिद्धांत का मतलब है नॉन इंटरवेंशन। नॉन इंटरवेंशन का अर्थ होता है कि राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, और राज्य यहां पर मात्र एक कार्य कर रहा है और वो है
कानून व्यवस्था कायम रखना, और अन्य जो पहलू हैं उस पर राज्य किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि जो राज्य के नागरिक हैं वो अपना विकास खुद करेंगे, राज्य वहां पर किसी तरह से सहायता प्रदत्त नहीं करेगा, राज्य वहां पर सहायता किसी तरह से प्रदत्त नहीं करेगा। तो यह जो सिद्धांत है, उससे जिस चीज का उद्भव हुआ, उससे जिस अवधारणा का उद्भव हुआ, उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म। लेकिन यदि लोगों को देखते हैं कि लोग यदि अपने विकास के लिए खुद ही जिम्मेवार हैं और राज्य मात्र कानून व्यवस्था उन्हें प्रदत्त कर रहा है, तो लोग अपने विकास के लिए खुद ही जिम्मेवार हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि लोगों की क्षमताएं पृथक होती हैं, क्षमताएं पृथक होती हैं। और यदि मान लीजिए कि संपत्ति उनके सम्मुख आता है, यदि मान लीजिए व्यक्तिगत लाभ उनके सम्मुख आता है, तो व्यक्तिगत लाभ या संपत्ति एक प्रकार का प्रलोभन है, जिसके द्वारा वो व्यक्ति और अधिक आगे अग्रसर होना चाहता है। और यदि और अधिक आगे अग्रसर होना चाहता है तो इसका अर्थ है कि संपत्ति कुछ ही हाथों में निहित हो जाएगी, संपत्ति कुछ ही हाथों में निहित हो जाएगी। और इससे क्या होता है कि असमानता समाज में देखी जा सकती है। तो व्यक्तिवाद के बाद जो व्यक्तिवाद से जिस अवधारणा का उद्भव हुआ वो था पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, जहां कुछ लोगों के पास उत्पादन के साधन थे, कुछ लोगों के व्यक्तिगत लाभ अधिक थे, कुछ लोगों के पास संपत्ति अधिक था। लेकिन दूसरी ओर यदि हम देखते हैं तो समाज के कुछ लोगों के पास संपत्ति नहीं था, किसी भी प्रकार के साधन उनके पास नहीं थे। तो इससे क्या हुआ कि समाज में असमानता व्याप्त हुई। लेकिन अगर 19वीं सदी को आप देखते हैं तो इस तरह के आप उदारवाद को, जहां पर राज्य कोई अन्य भूमिका नहीं अदा कर रहा है, तो वैसे उदारवाद को हम कहते हैं नकारात्मक उदारवाद। लेकिन 19वीं सदी के प्रारंभ से ही यह एहसास किया जाने लगा विश्व में कि राज्य को कुछ और भूमिका दी जानी चाहिए। राज्य मात्र विधि व्यवस्था, राज्य मात्र कानून व्यवस्था के लिए ही नहीं है, और राज्य को अन्य भूमिका जो दी जानी चाहिए वो कल्याणकारी कार्यों के लिए दी जानी चाहिए। तो कल्याणकारी जब भी राज्य कार्य करता है तो वैसे राज्य को हम कहते हैं लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य। और ऐसे राज्यों को देखिएगा तो ये सभी आधुनिक राज्य जो हैं वो अपने आप को लोक कल्याणकारी राज्य ही कहते हैं। तो इसका अर्थ है कि अगर 19वीं सदी के उदारवाद को हम देखते हैं तो उदारवाद सकारात्मक है, क्योंकि राज्य अपने आप के अपने कार्यों को सीमित मात्र कानून व्यवस्था के अंतर्गत ही नहीं कर रहा है, बल्कि राज्य लोक कल्याणकारी कार्य भी कर रहा है, राज्य लोक कल्याणकारी कार्य भी कर रहा है। तो राज्य के द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य चूंकि हो रहे हैं, इसलिए इस तरह के उदारवाद को हम कहेंगे सकारात्मक उदारवाद। अब देखिए, यहां पर सकारात्मक उदारवाद का जब उल्लेख किया जाता है तो सकारात्मक उदारवाद के कई पहलू हैं, कई रूप से इसके अर्थ को देखा जाता है। यदि आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसके अर्थ को देखते हैं, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसके अर्थ को देखते हैं, तो इसका अर्थ है कि लोगों को राजनीतिक अधिकार प्रदत्त करना, राजनीतिक अधिकार प्रदत्त करना। यदि आप आर्थिक परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं सकारात्मक उदारवाद को, तो इसका अर्थ है मुक्त व्यापार विश्व में। और यदि आप सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं सकारात्मक उदारवाद को, तो इसका अर्थ है पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता। तो तीन पहलू हैं यहां पर, सकारात्मक उदारवाद के तीन पहलू हैं। एक राजनीतिक पहलू है, दूसरा आर्थिक पहलू है, और तीसरा यदि आप देखते हैं तो सामाजिक पहलू है। आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखते हैं कि अगर मान लीजिए राष्ट्रवाद को देखा जाए
तो राष्ट्रवाद के कारण ही लोगों में जागरूकता आई और जिसके कारण ही प्रजातंत्र का उद्भव हुआ। यदि राज्यों को आप देखते हैं तो सभी राज्य पहले राजतंत्र थे, लेकिन लोगों में जागरूकता आई और लोगों में जागरूकता का कारण था वहां का राष्ट्रवाद। और जैसे ही लोगों में जागरूकता आई तो उनकी शक्तियां जो हैं वो एक ओर केंद्रित होने लगी और जैसे ही शक्तियां एक ओर केंद्रित होने लगी तो जो वहां के लोग थे वो अपने अधिकारों की मांग करने लगे और अधिकारों की मांग से ही प्रजातंत्र का उद्भव हुआ। तो यदि आप देखते हैं तो प्रजातंत्र में जो 3 मूल बातें हैं वो है कि संप्रभुता जो है वो लोगों का है, पॉपुलर सोवरेटी, लोगों की संप्रभुता है। दूसरी बात यहां पर है कि समानता है और तीसरी बात यहां पर है कि समानता के साथ लोगों को अधिकार प्रदत्त है, क्षेत्रीय अखंडता भी है उस क्षेत्र की। तो प्रजातंत्र का उद्भव राष्ट्रवाद के तहत ही हुआ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहां पर कुछ आपको और भी टर्म्स जानने हैं। एक टर्म जो है उसे हम कहते हैं बफर राज्य। तो बफर राज्य का क्या अर्थ है यह जानना है। बफर राज्य और बफर राज्य के अर्थ को देखिए। यदि मान लीजिए कि 2 ऐसे राज्य हैं जिनमें हर हमेशा तनावपूर्ण स्थिति मौजूद रहती है, एक दूसरे के प्रति तनाव की स्थिति मौजूद है और उनकी सीमाओं को देखिएगा तो ये चीन है मान लीजिए और दूसरी ओर भारत है और चीन और भारत की सीमा यह है जिसे हम पूर्वी क्षेत्र में मैकमोहन लाइन कहते हैं। मैकमोहन लाइन संपूर्ण क्षेत्र में नहीं होता लेकिन पूर्वी क्षेत्र में उसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। तो तनाव की स्थिति होती है इस सीमा पर चीन और भारत की, क्योंकि दोनों ही देश एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। और चीन को देखिएगा तो चीन जो है भारत के कई क्षेत्र पर अपना दावा करता है। एक क्षेत्र जो आजकल सबसे प्राथमिकता दी जा रही है चीन द्वारा वो है अरुणाचल प्रदेश, जिस पर हर हमेशा चीन दावा करते रहा है। पहले भी चीन का दावा सिक्किम पर था लेकिन अब मानता है सिक्किम भारत का अंग है। चीन का यह कहना है कि सिक्किम भारत का अंग है। तो यदि 2 तनावपूर्ण देशों के मध्य एक ऐसा देश स्थित हो या एक ऐसा क्षेत्र स्थित हो जिससे ये जो सीमाएं हैं ये टूटती हैं, अवरोधित होती हैं और न केवल अवरोधित होती हैं, न केवल टूटती हैं, अवरोधित होती है, बल्कि तनाव जो है इस प्रकार के अवरोध के कारण भी घटता है, तो ऐसे राज्य को हम कहते हैं बफर राज्य। अर्थात 2 तनावपूर्ण राज्यों के मध्य जो राज्य स्थित होता है जिससे उसकी सीमाएं अवरोधित होती हैं, तो वैसे राज्य को हम कहते हैं बफर राज्य। और सबसे अच्छा उदाहरण इसका है नेपाल या फिर भूटान को हम ले सकते हैं उदाहरण के लिए। लेकिन देखिए इसका प्रयोग आप कैसे करते हैं। इसका प्रयोग आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध में करते हैं जब तिब्बत की समस्या लिखी जाती है तो। और भारत की यह नीति रही है हर हमेशा कि भारत ने तिब्बत का समर्थन किया है। अगर वर्तमान में देखें तो कुछ परिवर्तन आया है इस नीति में। भारत मानता है कि तिब्बत चीन का एक अभिन्न अंग है, उसी तरह जिस तरह से चीन ने मांगा है कि सिक्किम भारत का एक अभिन्न अंग है। तो एक बदलाव आया है भारत की नीति में तथा चीन की नीति में भी। लेकिन लंबे अरसे तक भारत यह मानता रहा था कि तिब्बत जो है वो एक स्वतंत्र देश होना चाहिए और स्वतंत्र देश अगर तिब्बत बनता है तो सबसे अधिक लाभ भारत को होता है, क्योंकि अगर स्वतंत्र देश तिब्बत बनता है तो चीन के पूरे ही दक्षिणी क्षेत्र में देखिएगा तो ये तिब्बत है मौजूद। और तिब्बत यहाँ यदि मौजूद है तो इसका अर्थ है कि तिब्बत एक बहुत बड़ा बफर राज्य है भारत तथा चीन के मध्य। और अगर एक बहुत बड़ा बफर राज्य है भारत तथा चीन के मध्य तो इसका अर्थ है कि चीन अपना क्षेत्रीय दावा जो भारत के क्षेत्रों पर करता है वो कभी नहीं कर सकता, क्योंकि क्षेत्रीय दावा करने के लिए कहीं ना कहीं चीन की सीमाएं भारत से मिलनी चाहिए। तो अगर तिब्बत एक पृथक राज्य बन जाता है, एक स्वतंत्र राज्य बन जाता है, तो कहीं पर भी भारत की सीमाएं चीन के साथ नहीं मिलेंगी। और इसके कारण होगा यह कि चीन का जो क्षेत्रीय दावा है भारत के क्षेत्रों पर
तो वो दावा नहीं रह सकता है, क्योंकि इस तरह के दावा करने के लिए एक जो मूल आवश्यकता है वो है भौगोलिक निरंतरता, ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी। तो ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी तो कहीं है ही नहीं, तो इसलिए चीन दावा नहीं कर सकता। तो इसे कहा जाता है बफर राज्य। दूसरा जो एक अन्य टर्म आपको जानना है, एक अन्य प्रकार का राज्य जो जानना है वो है, उसे हम कहते हैं फ्रंटलाइन राज्य। फ्रंटलाइन राज्य। और फ्रंटलाइन राज्य का मतलब है कि यदि मान लीजिए कि दो शत्रु देश एक दूसरे से बहुत दूर स्थित हो और यदि एक दूसरे पर उन्हें आक्रमण करना हो, तो आक्रमण हेतु उन्हें कुछ ऐसे क्षेत्रों का चयन करना पड़ेगा जो उनके शत्रु देश के निकटवर्ती क्षेत्र हों, और ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है फ्रंटलाइन राज्य। यदि आप देखिए कि ऐसे क्षेत्रों को यदि आप देखिएगा तो आप शीत युद्ध के दौरान उदाहरण यदि लेते हैं तो वहां पर दो फ्रंटलाइन राज्य की चर्चा की जाती है। एक तो है कि रूस के लिए फ्रंटलाइन राज्य जो था वो था क्यूबा, और क्यूबा यदि आप देखते हैं तो क्यूबा अमेरिका के निकट है, अमेरिका के निकट है। तो यदि रूस को आक्रमण करना हो अमेरिका पर तो वो क्यूबा का इस्तेमाल कर सकता था। दूसरी ओर यदि आप देखते हैं तो पाकिस्तान एक फ्रंटलाइन राज्य था, और फ्रंटलाइन राज्य था अमेरिका का रूस के विरुद्ध। यह रूस के विरुद्ध फ्रंटलाइन राज्य माना जाता था। देखिए, शीत युद्ध के दौरान एक जो युद्ध चलते रहा वो था अफगानिस्तान युद्ध, और अफगानिस्तान में युद्ध में देखेंगे आप जो वहां पर व्यवस्था थी, जो शासन व्यवस्था थी, उससे समर्थन रूस का हर हमेशा मिलते रहा। रूसी सेना भी वहां अफगानिस्तान में मौजूद थे, और जो विद्रोही थे उन्हें समर्थन मिलते रहा हर हमेशा अमेरिका का। विद्रोही को समर्थन मिलते रहा है अमेरिका का, और अमेरिका ने पाकिस्तान को एक फ्रंटलाइन राज्य के रूप में इस्तेमाल किया। जो वर्तमान स्थिति पाकिस्तान की है उसका कारण यह है कि पाकिस्तान को शीत युद्ध के दौरान फ्रंटलाइन राज्य के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो ये आपको जानना है कि फ्रंटलाइन राज्य किसे कहते हैं और बफर राज्य किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब आप समाजवाद का उपयोग करते हैं कि समाजवाद किसे कहते हैं और साम्यवाद किसे कहते हैं, तो समाजवाद और साम्यवाद में अंतर क्या है? समाजवाद और साम्यवाद में अंतर क्या है? आपने देखा कि पूंजीवाद क्या है, लेकिन समाजवाद क्या है और साम्यवाद क्या है, उन दोनों के बीच देखिए, समाजवाद शब्द जो है इसका सबसे पहले उपयोग किया गया था 1833 में, और 1833 में एक पत्रिका निकली थी हमें यूके से जिसका नाम था पुअर मैन गार्जियन, तथा इसमें सबसे पहली बार इसका प्रयोग किया गया था। 1835 में रॉबर्ट आवन ने इसका प्रयोग किया, और रॉबर्ट आवन यूके के थे, उन्होंने इसका प्रयोग किया जब इन्होंने एक संगठन का निर्माण किया, और यह संगठन का नाम जो था वो था एसोसिएशन ऑफ ऑल एसोसिएशन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ ऑल नेशंस। इस संगठन का उन्होंने स्थापना किया, और इस संगठन के स्थापना में रॉबर्ट आवन ने प्रयोग किया समाजवाद शब्द का। तो जब हम कहते हैं समाजवाद तो इसका अर्थ क्या है? समाजवाद का अर्थ है कि यदि हम देखते हैं किसी भी तरह की संपत्ति को, किसी भी तरह के धन को, तो धन या संपत्ति के दो निर्धारक होते हैं। पहला निर्धारक जो धन का होता है वो होता है श्रम। श्रम के आधार पर ही धन बनता है, बगैर श्रम के धन नहीं बन सकता। और दूसरा यदि आप देखते हैं तो होता है पूंजी। पूंजी के आधार पर ही ये बनता है। वेल्थ जो है, धन, वो पूंजी के आधार पर ही है। और अगर लैंड एंड कैपिटल को देखते हैं, यदि आप देखते हैं कि भूमि है, यहां पर भूमि और पूंजी दो आधार हैं, भूमि
और पूंजी दो आधार हैं किसी भी प्रकार के धन के। तो ये दोनों भूमि और पूंजी की आवश्यकताएं मूलभूत क्या है? इसकी आवश्यकता है श्रम, लेबर। जब तक श्रम नहीं होगा तब तक भूमि में भी किसी प्रकार का उपार्जन नहीं हो सकता है और तब तक आपको पूंजी भी नहीं प्राप्त हो सकती है। और भूमि और पूंजी ही निर्धारक हैं धन के। भूमि और पूंजी ही निर्धारक है धन के। तो यहां कहा जाता है कि जब आप कहते हैं समाजवाद, तो समाजवाद का मतलब है कि एक सामाजिक दायित्व होना चाहिए, एक सामाजिक दायित्व होना चाहिए जिसके अंतर्गत भूमि और पूंजी सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आ जाए। तो सामाजिक नियंत्रण समाजवाद में स्थापित किया जाएगा दो चीजों पर, एक है भूमि तथा दूसरा है पूंजी। और जैसे ही हम सामाजिक नियंत्रण स्थापित करते हैं भूमि और पूंजी पर, तो इसके कारण क्या होगा? व्यक्तिगत लाभ को दरकिनार कर दिया जाएगा। व्यक्तिगत लाभ जो होता है उसे हम दरकिनार कर देंगे और किस पर प्राथमिकता देंगे? प्राथमिकता जो दिया जाएगा वो आपको सामाजिक लाभ पर। इसलिए हम अगर समाजवाद को आपको परिभाषित करना है तो इसका अर्थ है कि सामाजिक नियंत्रण होगा भूमि तथा पूंजी में, जिसके लिए पूर्व शर्त आपको श्रम है और यहां पर उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ नहीं बल्कि सामाजिक लाभ है। यदि आप देखते हैं तो पूंजीवाद में एक प्रतिस्पर्धा हमेशा रहती है पूंजीपतियों के मध्य, और पूंजीपतियों के मध्य जो प्रतिस्पर्धा है उसमें आर्थिक जो बल है वो धीरे धीरे नष्ट होते जाएंगे। इकोनॉमिक फोर्सेस जो है वो धीरे धीरे वो नष्ट होते जाते हैं। तो इस प्रतिस्पर्धा में जो यह नष्ट हो रहा है आर्थिक बल, तो वो कभी भी समाजवाद में नहीं होता। समाजवाद के एक सिद्धांत है और सिद्धांत के अंतर्गत कहा गया है कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, सभी लोगों से उनकी क्षमता के अनुसार लिया जाएगा। टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, सभी लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार दिया जाएगा और व्यक्तिगत लाभ का यहां पर कहीं स्थान भी नहीं है। तो ये जब समाजवाद शब्द इस्तेमाल किया गया तो समाजवाद शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले रॉबर्ट आवन ने किया था और रॉबर्ट आवन ने देखा था कि फैक्ट्री में किस प्रकार से पूंजीपतियों का प्रकोप है और जो गरीब लोग हैं उन पर किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। तो इसी तरह से इस शब्द का प्रयोग किया गया था सेंट साइमन द्वारा भी, और सेंट साइमन ने इसका प्रयोग किया था सामंतवादियों के परिप्रेक्ष्य में, कि सामंतवादियों द्वारा अत्याचार जो हो रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके बाद इस शब्द का प्रयोग किया गया मार्क्स और एंजल्स द्वारा। और मार्क्स और एंजल्स द्वारा जब प्रयोग किया गया तो उसे हम मानते हैं कि वो क्रांतिकारी समाजवाद है, वो वैज्ञानिक समाजवाद है। तो समाजवाद अगर आप देखेंगे तो दो प्रकार के समाजवाद हो सकते हैं। अगर हम विभाजित करते हैं समाजवाद को, तो समाजवाद दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है विकासवादी समाजवाद, अर्थात इवोल्यूशनरी सोशलिज्म। इसका अर्थ है कि यह एक तरह का समाजवाद है जो धीरे धीरे स्नेह रूप से स्थापित होगा। तो उसे हम कहेंगे विकासवादी समाजवाद। जैसे इसे इंग्लिश में हम कहते हैं इवोल्यूशनरी सोशलिज्म। और इसके कई उदाहरण हैं। जैसे एक उदाहरण इसका है कि प्रजातांत्रिक समाजवाद जो है इसका उदाहरण माना जाता है। दूसरी ओर अगर आप देखते हैं तो इसका उदाहरण गांधीयन समाजवाद जो है, गांधीवादी समाजवाद जो है भी इसका उदाहरण माना जाता है।
तो कई इसके उदाहरण हैं। फेबियन समाजवाद भी इसका उदाहरण है, गिल्ड समाजवाद भी इसका उदाहरण है। तो कई इसके उदाहरण माने जाते हैं। तो यह स्थापित होता है धीरे धीरे, यह स्थापित होता है स्नेह तरीके से, स्नेह। लेकिन एक समाजवाद है जो स्थापित होता है क्रांतिकारी रूप से, और यह समाजवाद जो है उसे हम कहते हैं वैज्ञानिक समाजवाद। और यह वैज्ञानिक समाजवाद जो है उसके मुख्य प्रवक्ता जो थे, जो स्पोक्समैन थे, वो थे मार्क्स तथा एंजल। जिन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया इसके लिए वो था कम्युनिज्म, साम्यवाद। तो यदि मान लीजिए कहा जाए कि समाजवाद और साम्यवाद के मध्य अंतर क्या है, तो समाजवाद दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है विकासवादी समाजवाद जो प्रजातांत्रिक रूप से धीरे धीरे स्थापित हो, और दूसरा हो सकता है वैज्ञानिक समाजवाद जो क्रांतिकारी रूप से स्थापित हो। और वैसे समाजवाद जो क्रांतिकारी रूप से स्थापित हो उसे हम कहते हैं साम्यवाद अर्थात कम्युनिज्म। साम्यवाद अर्थात कम्युनिज्म कहा जाता है। और कम्युनिज्म को की अवधारणा को यदि देखते हैं तो जिन मूल तत्व पर यह आधारित है वो मार्क्सवाद के सिद्धांत हैं। तो आपको जानना चाहिए कि मार्क्सवाद के कौन कौन से सिद्धांत हैं जिन पर यह आधारित है। और एक सिद्धांत की चर्चा हम करते हैं जिसे कहा जाता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। मार्क्स का कहना था कि यदि मानव के इतिहास को हम देखते हैं तो मानव के इतिहास को एक इस प्रकार का इतिहास नहीं माना जाए कि जिसमें सिर्फ सिलसिलेवार रूप से एक घटना क्रम को देखा जाता है, लेकिन मानव इतिहास को माना जाए कि यह एक इतिहास ऐसा है जहां पर हम देख रहे हैं कि क्रमानुसार विकास भी होते जा रहा है। ये एक ऐसा इतिहास है जहां विकास का इतिहास है, जो मानव के विकास का इतिहास है, और क्रमानुसार यहां पर विकास भी होता जा रहा है। ऑर्डरली स्कीम ऑफ ग्रोथ का उन्होंने प्रयोग किया, जिस शब्द का प्रयोग किया ऑर्डरली स्कीम ऑफ ग्रोथ। और उनका मानना था कि कोई भी विकास होता है तो विकास होता है द्वंद्वात्मक। विकास जो है उसका आधार है द्वंद्वात्मक। द्वंद्वात्मक का मतलब है कि टसल होता है। जब तक टसल नहीं हो या विरोध नहीं हो तब तक विकास हो ही नहीं सकता है। और आधार जो है इसका वो है भौतिकवाद। मार्क्स ने यहां पर माना, और मार्क्स ने हीगल के विचारों को यहां पर अपनाया, और हीगल के विचार को अपनाकर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को दिया। हीगल का विचार कहता है, हीगल के अनुसार, कि कोई भी विकास जो होता है वो होता है तीन रूप में। एक को कहा जाता है सिंथेसिस। यदि कोई विचार आपके सम्मुख आता है तो उसे आप कहते हैं सिंथेसिस, या कोई अवधारणा आपके सम्मुख आती है तो उसे कहते हैं आप सिंथेसिस। और अगर आप देखते हैं सिंथेसिस तो इसके विरोधी भी एक अवधारणा, इसके विरोध में भी एक अवधारणा आएगी, तो उसे हम कहेंगे एंटीथेसिस। सॉरी, ये है, इसे हम कहते हैं थेसिस। जो अवधारणा आ रही है उसे हम कहेंगे थेसिस। और दूसरा, इसके विरोध में भी एक अवधारणा आएगी जिसे हम कहते हैं एंटीथेसिस। लेकिन इसके कारण, जो इसके संयोजन से जो निर्मित होगा उसे हम कहेंगे सिंथेसिस। सिंथेसिस। तो सिंथेसिस का अर्थ है कि पहले कोई विचार यदि आता है तो थेसिस के रूप में, अवधारणा के रूप में, उसके विरोध में एक अवधारणा आएगा जिसे हम कहेंगे एंटीथेसिस, और तब कोई भी विकास हो सकता है जिसे हम कहते हैं सिंथेसिस। यहां यह जानना अनिवार्य है कि हम किसे थेसिस कहेंगे, किसे एंटीथेसिस कहेंगे और किसे सिंथेसिस कहेंगे। मार्क्स के संदर्भ में यदि हम आते हैं तो पूंजीवाद जो है वो है थेसिस। इसके विरोध में अगर आप देखते हैं तो संगठित श्रम जो है, ऑर्गेनाइज्ड लेबर जो है, ये है एंटीथेसिस। और इनके संयोजन से, इस विरोध के कारण जो उभर कर आपको आ रहा है वो आ रहा है एक ऐसा समाज विच इज स्टेटलेस एंड क्लासलेस। एक
वर्ग विहीन तथा राज्य विहीन समाज। तो ऐसा समाज आ रहा है जिसे हम कहते हैं वर्ग विहीन तथा राज्य विहीन समाज। तो ये आपको जानना है कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म जो कहा गया है, तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का अर्थ क्या है। लेकिन इस तरह के विकास में माना मार्क्स ने कि जो मुख्य कारक होता है जो इसे निर्धारित कर रहा है वो भौतिकवाद ही कारक है। भौतिकवाद के बगैर इस तरह का विकास संभव नहीं है। हीगल के सिद्धांतों को अगर दिखेगा तो हीगल भगवान में विश्वास रखते थे, ही बिलीव्ड इन वर्ल्ड स्पिरिट। लेकिन मार्क्स को यदि आप देखते हैं तो मार्क्स भगवान में विश्वास नहीं रखते थे और इसी कारण से उन्होंने हीगल के सिद्धांत को तो अपनाया, थेसिस एंटीथेसिस सिंथेसिस सिद्धांत को तो अपनाया, लेकिन ये कहते हुए उन्होंने वर्ल्ड स्पिरिट के शब्द को कि सभी प्रक्रियाएं जो हैं वर्ल्ड स्पिरिट द्वारा निर्धारित होते हैं, इसके जगह पर उन्होंने मटेरियलिज्म भौतिकवाद का प्रयोग कर दिया। आगे देखते हैं और इसमें मार्क्सवाद में आपको यह भी जानना है कि यदि मार्क्सवाद की चर्चा हम करते हैं तो उसमें माना जाता है कि दो वर्ग होते हैं समाज में और मानव इतिहास को देखा जाता है तो दो वर्ग रहा है। एक वर्ग जो रहा है उसे हम कहते हैं सर्वाहार का वर्ग, प्रोलेटेरिएट। दूसरा वर्ग जो रहा है उसे हम कहते हैं पूंजीपति का वर्ग, बूर्जावा क्लास। तो दो वर्ग रहा है और हर हमेशा पूंजीपति वर्ग जो है निर्धन गरीब का शोषण करते रहा है। कारण उसका यह है कि जो पूंजीपति वर्ग है उनके पास उत्पादन के साधन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, और उत्पादन के साधन उनके पास मौजूद है, उन पर नियंत्रण पूंजीपतियों का है, लेकिन राज्य पूंजीपतियों का ही समर्थन करता है और उत्पादन के साधन उन्हीं के अधीन रहने देता है। तो मार्क्स का मानना था कि राज्य की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि राज्य निरंतर पूंजीपतियों का समर्थन करते रहा है। और दूसरी बात, यदि हम मानव के इतिहास को देखते हैं तो इतिहास जो है वो एक वर्ग के द्वंद्व का इतिहास है। हर हमेशा क्लास स्ट्रगल होते रहा है और क्लास स्ट्रगल होते रहा है दो वर्गों के बीच, एक सर्वाहार वर्ग जो है और दूसरा पूंजीपति वर्ग जो है। और इसके कारण क्या होता है, मार्क्स ने एक सिद्धांत भी दिया जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू मार्क्स की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसे कहा जाता है दास कैपिटल। 1867 में यह प्रकाशित हुई थी। उसके पहले प्रकाशित हुई थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, एक 1867 में प्रकाशित हुई थी दास कैपिटल, और इसमें कहा गया थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। और थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू के अंतर्गत यह कहा गया कि यदि किसी उत्पाद को आप लेते हैं तो उसका एक बाजार का मूल्य होता है, बाजार का मूल्य होता है, और यदि आप लेते हैं तो वहीं आप देखेंगे कि उस उत्पाद का एक वास्तविक मूल्य भी होता है, और वास्तविक मूल्य जो होता है वो उस उत्पाद में जो श्रम गया है उसके आधार पर होता है। तो एक अंतर है वास्तविक मूल्य में और बाजार के मूल्य में, जिसे मार्क्स ने कहा कि ये दिस इज सरप्लस वैल्यू, ये अतिरिक्त मूल्य है। और ये जो सरप्लस वैल्यू है वो जाता है पूंजीपतियों के पास, लेकिन उसे जाना चाहिए कहां? उसे जाना चाहिए था श्रमिकों के पास, उसे जाना चाहिए श्रमिकों के पास। और इसके कारण जो पीड़ित हैं वो है निर्धन वर्ग, गरीब वर्ग, और इसके कारण वो एक विद्रोह करना चाहता है। विद्रोह जो है पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध में होगा। तो विद्रोह जो होता है वो क्रांतिकारी कदम है, और क्रांतिकारी कदम है इसीलिए इस तरह के समाजवाद को हम कहते हैं साम्यवाद। इस तरह के समाजवाद को कहा जाता है साम्यवाद, क्योंकि और जब क्रांतिकारी कदम उठाए जाते हैं तो देखा जाता है कि सर्वाहार जो वर्ग है, प्रोलेटेरिएट जो वर्ग है, उनका आधिपत्य भी कायम होता है, उनका डिक्टेटरशिप भी कायम होता है। लेकिन यह ट्रांजिशनल फेज है, यह अस्थायी रूप है, और अस्थायी रूप तब तक यह कायम रहेगा, अस्थायी रूप देखेंगे तो यह तब तक कायम रहेगा जब तक सभी वर्ग एक नहीं हो जाते और सभी संसाधन एक रूप में मौजूद नहीं होते।
और मार्क्स का मानना है कि यदि सभी वर्ग एक तरह के हो जाते हैं तो राज्य की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि राज्य हर हमेशा अगर समर्थन करेगा तो समर्थन पूंजीपति वर्ग का करेगा, और इसलिए राज्य की आवश्यकता नहीं है। तो राज्य को समाज को यदि आप देखते हैं तो राज्य के बगैर रहना होगा, समाज को राज्य विहीन होना पड़ेगा। तो वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की परिकल्पना मार्क्स ने की थी। अब क्वेश्चंस लेते हैं। किसी तरह के प्रश्न अगर आपको आपके सम्मुख हो तो प्रश्न आप प्रस्तुत कर सकते हैं। जो भी पढ़ाया गया है उससे संबंधित जो भी प्रश्न हो आपको, वो पूछ सकते हैं आप। एक प्रश्न लखनऊ से है कि तिब्बत टोटली एन अथॉरिटी ऑफ चाइना। निसंदेह अगर प्रभुसत्ता देखते हैं आप तो सब प्रभुसत्ता जो है चीन की ही तिब्बत पर कायम है, चीन की ही तिब्बत की कायम है। और तिब्बत को यह माना जाता है कि क्षेत्रीय अखंडता जो है चीन की वो विद्यमान है, और यहां पर तिब्बत अभी भी स्वतंत्र नहीं है, ना ही स्वायत्त राज्य माना जाता है, ना तो स्वायत्त राज्य माना जाता है। तो और चाइना क्या कर रहा है कि चीन हर हमेशा अपना आधिपत्य तिब्बत पर कायम करने के लिए अलग अलग पहल कर रहा है। जैसे आप देखेंगे कि रेल लाइन भी चीन ने बिछा दी है इस क्षेत्र में। देखिए, ब्रिटेन और भारत की तुलना नहीं की जा सकती। ब्रिटेन में यदि जनमत संग्रह आप कराते हैं तो ब्रिटेन में जनमत संग्रह कराने का कारण दूसरा है, क्योंकि ब्रिटेन एक ऐसा देश था जहां पर कई नेशनैलिटी थे, जैसे वेल्स या स्कॉट, अलग अलग नेशंस थे वहां पर। लेकिन हमने कभी भी अनेक राष्ट्रों के सिद्धांत को माना ही नहीं। भारतवर्ष जिस सिद्धांत पर आधारित है वो है एक राष्ट्र का सिद्धांत, और एक राष्ट्र के सिद्धांत पर है कि भारतवर्ष एक ही राष्ट्र है, हम एक है। ये है कि हमारे अंतर्गत बहुत विविधता है, हमारे मध्य बहुत विविधता है, लेकिन फिर भी हम एक राष्ट्र के सिद्धांत को मानते हैं। अगर भारत और पाकिस्तान के मध्य देखते हैं तो भारत और पाकिस्तान के मध्य इसको लेकर अंतर है कि पाकिस्तान का उद्भव जो हुआ था वो दो राष्ट्र के सिद्धांत पर हुआ था, कि हिंदू और मुसलमान इस भारतीय उपमहाद्वीप में दो राष्ट्र हैं, लेकिन भारत एक राष्ट्र के सिद्धांत को ही मानता है। देखिए, मैं भिलाई के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। साम्यवाद, साम्यवाद जब आप कहते हैं तो दो चीज है यहां पर आपको जानना, कि साम्यवाद का अर्थ है कि अगर समाजवाद वैज्ञानिक रूप में हो, अगर समाजवाद को देखेंगे कि वो क्रांतिकारी रूप में हो और इसी तरह से स्थापित किया जाता हो, जैसे कि अगर समाजवाद को स्थापित किया जाता है धीरे धीरे तो उसे हम कहते हैं कि हाँ ये विकासवादी समाजवाद है। लेकिन अगर क्रांतिकारी रूप से यदि समाजवाद को आप स्थापित करते हैं तो उसे हम कहते हैं कि वह वैज्ञानिक समाजवाद है। और वैज्ञानिक समाजवाद का अर्थ है कि उस समाजवाद को जो नाम दिया गया है उसे हम कहते हैं साम्यवाद।
देखिए, पायलट प्रोजेक्ट अम्ब्रेला, रायपुर के उत्तर का जवाब है, पायलट प्रोजेक्ट, अम्ब्रेला प्रोजेक्ट, फ्लैगशिप प्रोग्राम अनेकों जो है वो अंतर्राष्ट्रीय से संबंध नहीं रखते। तो इसका अर्थ मैं आपको दूसरे ही क्लास में बता सकता हूं, और वो जो है इस शीर्षक से कहीं भी संबद्ध नहीं है। साम्य, वाराणसी के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। वाराणसी से प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रवाद तथा साम्यवाद में अंतर क्या है। देखिए, जब आप कहते हैं राष्ट्रवाद तो याद रखिए कि यह एक राष्ट्र का दर्जा होता है। दिस इज एन स्टेटस ऑफ अ नेशन। और नेशन आप जानते हैं राष्ट्र क्या होता है। राष्ट्र होता है कि लोगों का एक समूह है जो एक ही परंपराएं, एक ही तरह के परंपराएं, एक ही तरह के रीति रिवाज जिनके होते हैं, एक ही तरह का धर्म जिनका होता है, एक ही तरह की भाषा जिनकी होती है, तो वैसे को हम कहते हैं, वैसे समूह को हम कहते हैं राष्ट्र। और उस राष्ट्र के एक दर्जे को हम कहते हैं राष्ट्रवाद। अगर मान लीजिए कि उसका स्टेटस कहा जाता है तो राष्ट्रवाद होता है। राष्ट्र में एक चीज याद रखिएगा कि राष्ट्र में जो आधार होता है वो मनोवैज्ञानिक होता है, और यदि राज्य को आप देखते हैं तो राज्य का आधार जो होता है वो राजनीतिक होता है। हर हमेशा राज्य का आधार जो है वो राजनीतिक है। जिंगजियांग, लखनऊ के प्रश्न को देख रहा हूं मैं। लखनऊ के प्रश्न को यदि आप देखते हैं तो उसमें जिंगजियांग राज्य के बारे में पूछा गया है। और अगर सॉरी जिंगजियांग राज्य को आप देखिएगा तो चीन के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में यह राज्य स्थित है। जिंगजियांग पश्चिमी राज्य में यह राज्य स्थित है, और यह राज्य जो है वो चीन के साथ एक कॉन्फेडरेशन में है, एक समझौता है जिसके अंतर्गत चीन और जिंगजियांग एक कॉन्फेडरेशन, एक महासंघ का भाग है। तो निसंदेह अगर आप सैद्धांतिक रूप से देखते हैं तो सैद्धांतिक रूप से जिंगजियांग को यह अधिकार है कि वह चीन से पृथक हो सकता है, क्योंकि उसके पास यह अधिकार है कि कॉन्फेडरेशन है, तो अधिकार है कि वो इससे पृथक हो सकता है। लेकिन और यहां पर आप देखते हैं यहां पर कि कुछ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स भी हैं, मध्य एशियाई के गणराज्य में हैं, तो उनसे ये राज्य जो है निकट है। और समस्या यहां पर इसलिए उत्पन्न हो रही है कि यहां एक तबका है, एक समूह है जिसे हम कहते हैं उघियुर इस्लाम, उघियुर मुस्लिम। और उघियुर मुस्लिम का मानना है कि चीन में उन्हें वास्तविक स्वतंत्रता नहीं दी जा रही है, वास्तविक स्वतंत्रता नहीं दी जा रही है, और न ही उन्हें यह अधिकार है कि वो अपने धर्म का पालन कर सके स्वतंत्र रूप से। और यह भी है कि जो उनकी भाषा है वो स्कूलों में पढ़ाई नहीं जाती। तो एक तरह का भेदभाव चीन में उनके विरुद्ध में किया जा रहा है। तो इसके कारण वो अपने मांग को रख रहे हैं और वो चाहते हैं कि चीन से वो पृथक हो। और चूंकि कॉन्फेडरेशन में है तो हर हमेशा उन्हें यह अधिकार है कि वो चीन से वो पृथक हो सकते हैं। देखिए, जब आप कहते हैं कि एकात्मक का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो है ब्रिटिश इंडिया। एकात्मक व्यवस्था जो है उसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर आप देखते हैं तो ब्रिटिश इंडिया में देखेंगे आप कि शासन तंत्र जो था वो एक ही केंद्र तक निहित था, एक ही केंद्र तक, और वो राजतंत्र के अधीन ही था। तो अगर मान लीजिए राजतंत्र के अंतर्गत कुछ भी चाहा जाता था, ब्रिटेन के राजा या रानी के द्वारा कुछ भी चाहा जाता था तो वो लागू किया जा सकता था। तो इस व्यवस्था को हम कहते हैं एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था का मतलब ही है कि यह प्रजातांत्रिक नहीं है जिस हिसाब से हम सोचते हैं, और यहां पर शक्तियां जो है वो केंद्रित है एक जगह पर। लेकिन हाँ, इस तरह की एकात्मक व्यवस्था को आप अगर चलाते हैं तो उसके लिए प्रशासनिक आवश्यकताएं होंगी, और प्रशासनिक आवश्यकताओं में यह देखा जाता है कि उस क्षेत्र को आप अनेकों क्षेत्र में बांट देते हैं, जैसे प्रांतों में बांट देते हैं, तभी आप उस क्षेत्र को चला सकते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि एकात्मक व्यवस्था और परिसंघात्मक का मतलब है कि ये एक समझौते के अंतर्गत हुआ है जहां पर कई इकाइयां रहेंगी और शक्तियों का विभाजन जो होगा वो होगा केंद्र तथा राज्यों के मध्य। लेकिन शक्तियों का विभाजन कभी भी एकात्मक व्यवस्था में नहीं
देखा जाता है। अगर देखा भी जाता है तो प्रांतों को कुछ शक्तियां दी जाती है तो प्रशासनिक कार्य के लिए वो शक्तियां है। लखनऊ के प्रश्न को लेते हैं, इन नाउअडेज विच नेशंस आर फ्रेंड नेशंस ऑफ इंडिया। यदि वर्तमान में देखें तो भारत के जो मित्र राष्ट्र हैं और मित्र राष्ट्रों को देखते हैं तो सबसे प्रमुख राष्ट्र इसमें आता है और निरंतर जो भारत के साथ रहा है वो रूसी है। लेकिन भारत की नज़दीकियां जो हैं अमेरिका के साथ बढ़ गई हैं, भारत की नज़दीकियां जो हैं वो इजराइल के साथ बढ़ गई हैं, भारत की नज़दीकियां जापान के साथ बढ़ गई हैं, भारत की नज़दीकियां वियतनाम के साथ बढ़ गई हैं। और कुछ इसके कारण है जिसके कारण यह नज़दीकियां बढ़ गई हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि चीन का विरोध है तो चीन का विरोध वियतनाम द्वारा भी होता है, चीन का विरोध जापान द्वारा भी होता है। और चीन के विरुद्ध यदि जापान खड़ा है और वियतनाम खड़ा है तो उसका कारण है कि चीन तथा जापान के मध्य कुछ क्षेत्रीय विवाद हैं। जैसे एक विवाद जो है वो है सेंकाकू द्वीप का विवाद। सेंकाकू द्वीप जो है चीन तथा जापान के मध्य स्थित है, जिस पर चीन चाहता है कि चीन अपना क्षेत्रीय दावा करता है। लेकिन वर्तमान में यदि आप देखते हैं तो यह कुछ जापानी बिजनेसमैन के अधीन ही है। साम्यवाद, एक प्रश्न जो है भिलाई से है, साम्यवाद में व्यक्ति का क्या स्थान है? व्यक्ति का क्या स्थान है? अगर साम्यवादी व्यवस्था में देखिएगा तो साम्यवादी व्यवस्था धीरे धीरे जो होती है वो डिक्टेटोरियल होती जाती है। और डिक्टेटोरियल इसलिए होती जाती है कि अगर मान लीजिए कि कम्युनिस्ट रजीम है तो कम्युनिस्ट पार्टी होगी, और कम्युनिस्ट पार्टी होगी तो उसका एक पोलित ब्यूरो होगा, तो पोलित ब्यूरो का धीरे धीरे क्या होता है कि डिक्टेटरशिप होता है। लेकिन साम्यवादी व्यवस्था में यदि आप देखेंगे तो लोगों के अधिकारों का हरण होता है, और इस कारण से आप साम्यवादी व्यवस्था को आप नहीं मान सकते। देहरादून का एक प्रश्न है जिसमें मार्क्स के बारे में पूछा गया है। देखिए, मार्क्स के बारे में मैंने आपको मूलभूत सिद्धांत बताए हैं मार्क्सिज्म के, लेकिन मार्क्सिज्म के सिद्धांतों को देखिएगा तो धीरे धीरे साम्यवादी दृष्टिकोण जो इसमें अपनाया गया है तो उस पर अनेक विद्वानों ने कार्य भी किया, और लेनिन ने उसे आगे बढ़ाया, स्टालिन ने आगे बढ़ाया, फिर माओ के सिद्धांत उसमें जुड़े। तो साम्यवाद जो है उसमें न केवल मार्क्स के सिद्धांत सम्मिलित हैं बल्कि अन्य सिद्धांत भी सम्मिलित हैं। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर के तो कई नियम हैं जिस पर आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वहाँ पर आर्टिकल 370 या 371 है जिसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पर बात वह नहीं है कि जिसकी चर्चा हमने की है, बात इस चीज़ की चर्चा की है कि भारत ने आज तक कुछ ऐसा कार्य नहीं किया जो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के विरुद्ध हो जाए और वहाँ के नैतिक मूल्यों के विरुद्ध हो जाए। तो जब हम कहते हैं कि आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को, तो कहीं भी आत्मनिर्णय के अधिकार को देने की बात की स्थिति यहां पर विकसित नहीं होती। तो मुझे लगता है मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर आपको दे दिया है और वही प्रश्न बार बार दोहराए जा रहे हैं। थैंक यू।